देखिए, तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने कैमरे के सामने सनसनीखेज बयान देकर हैरान कर दिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद निकलते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए और ठगी केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर इससे पहले भी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई आरोप लगा चुका है और आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए पूछा है कि बड़ा ठग कौन है। पेशी के बाद कोर्ट के बाद सुकेश का बयान आया है, आपको हम सुनवाएंगे भी किस तरह से उसने बातों को रखा। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 crore, 60 crore. सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी? कैमरे पर बोला है सुकेश, आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद हमलावर है आम आदमी पार्टी को। देखिए जरा प्रतिक्रिया सुनवा रहे हैं, किस तरह से सवाल पूछा गया और उसका जवाब क्या है। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 crore, 60 crore. सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 crore, 60 crore. इस बीच सुकेश ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। उनके नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सुकेश चंद्रशेखर, बीजेपी के स्टार प्रचारक सुकेश, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस बीच हमले भी हो गए हैं सुकेश के बयान को लेकर, जो आरोप लगाया उसने कि 60 करोड़ रुपए दिए हमने आम आदमी पार्टी को। उसके बाद से बीजेपी हमलावर है पूरे आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। इसमें तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और हमने जीवन में 1 करोड़ कभी नहीं देखा, यह कहना है सौरभ भारद्वाज का। सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर आम आदमी पार्टी का यह बयान सामने आया है। कहते हैं सौरभ भारद्वाज की आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं सुकेश चंद्रशेखर। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज पहली बार अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और ठगी केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की एक साथ कोर्ट में पेशी हुई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुकेश के पास से तिहाड़ में कई सारे मोबाइल मिले। तो वतन निदेशालय ने सुकेश को 200 करोड़ ठगी केस में मास्टरमाइंड बताया गया। ईडी के मुताबिक सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिया, लेकिन जांच में पुलिस ने पाया कि 80 करोड़ लिया था। ईडी ने खुलासा किया है कि सुकेश ने तिहाड़ के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल को 5 देने की भी बात कही थी, यानी 5 करोड़। मोहन राज के लिए गाड़ी खरीदी गई जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी 26 लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। कोर्ट सभी कार ईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं कोर्ट। तो बड़ी खबर, जहां सुकेश और जैकलिन की एक साथ पेशी हुई, लेकिन किस तरह से यह जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़ा खुलासा भी हो रहा है। इधर शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो उधर सियासी आग पर इस मुद्दे को लेकर जमकर रोटियां भी सेकी जा रही हैं। एक तरफ बिहार की सरकार है जो राज्य में शराबबंदी को लेकर अपने सख्त रुख पर कायम दिखने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। बिहार में जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। जैसा कि हमारे यहां आमतौर पर होता रहा है, इस बार भी जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अचानक सारा सरकारी महकमा नींद से जाग गया। और बिहार तो बिहार, यूपी में भी अवैध शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत हो गई। जगह जगह भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई शराब बहाई जा रही है। छपरा के आसपास गंगा के किनारे अवैध शराब की भट्टियां मटिया मीट की जा रही हैं। अब ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर ऐसी भट्टियों को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है।
प्रशासन का भारी भरकम लवाजमा बिहार में पहले ड्रोन से उन ठिकानों की पहचान करने में जुटा है जहां अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और फिर वहां छापेमारी की जा रही है। बिहार के मोतिहारी से लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया तक मंजर कुछ ऐसा ही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बलुआ दियारा में। हम यहाँ डोरीगंज से पहुंचे हैं आधे घंटे का सफर तय करके, और उत्पाद विभाग की टीम को जानकारी मिली है कि अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है और जहरीली शराब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और उसी इनपुट के आधार पर छापेमारी करने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके का जो है अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा, स्कैनिंग किया जाएगा, और फिर जहां जहां जानकारी मिलेगी अवैध शराब के भट्टे हैं वहां पर या फिर फैक्ट्री लगी है, उन सब को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जिस तेजी से सरकारी अमला शराब की भट्टियों को तोड़ रहा है, उससे कहीं तेजी से सरकार पर इल्जामों की छींटे भी लगाए जा रहे हैं। बिहार शराब कांड में अब तक 60 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान पिएगा तो मरेगा की चारों तरफ आलोचना हो रही है। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग, आप काफी मुखर 2-3 सालों में पहले से रहे हैं शराबबंदी को लेकर, नीतीश कुमार के खिलाफ आप बोलते रहे हैं। चुनाव में तो आपने बोला था कि उनको जेल भी भेज के आप रहेंगे। अब जो ये घटना घटी है छपरा में, क्या कहेंगे सबसे पहले? भाई, सबसे पहले तो जितने मृतक हैं उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह अहंकार में नहीं हूं कि जो पिएगा तो मरेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय कोई बयान किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेशवासियों के लिए नहीं दे सकता। विपक्ष के कुछ नेता उन लोगों से मिलकर हमदर्दी जताने पहुंच गए जिनके अपने इस जहरीली शराब के शिकार बने। बिहार में एक नरसंहार की स्थिति बनी है और नीतीश कुमार जी लगातार थोथी दलील कर बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार के हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शराबबंदी पर अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं, तो उन्हें निशाने पर लेते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। अब बात जहरीली शराब से देश में होने वाली मौतों की। वैसे जहरीली शराब से मौतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों में अलग अलग राज्यों में 7,000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक यानी कि 6 सालों में कुल 6,954 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 1,312 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां जहरीली शराब से 1,013 लोगों की मौत हुई। हैरानी की बात यह रही कि जिस बिहार में शराब बंदी है, उस बिहार में जहरीली शराब से 6 सालों में सिर्फ 23 लोगों की जान गई। हालांकि जानकारों की माने तो एनसीआरबी के ये आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है। अकेले इस एक वारदात में ही छपरा में मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इतने सालों में बिहार में सिर्फ 23 मौतों का आंकड़ा हैरान करने वाला है। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोले हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में दायर चार्जशीट में दावा किया है कि उमेश कोले की हत्या के आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। एनआईए के मुताबिक 21 जून को उमेश कोले की हत्या एक वेल प्लान्ड आतंकवादी घटना थी और पूरी तरह साजिश रचकर उमेश का गला सरेआम काटा गया था ताकि समाज में दहशत फैलाई जा सके। तो एनआईए की चार्जशीट में 11 आरोपियों का नाम, उमेश कोले हत्याकांड के पीछे तबलीगी जमात, ये एनआईए में की जांच में खुलासा हुआ है। इरफान खान, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिब राशिद, यूसुफ खान, अब्दुल अरबाज, मुशफीक अहमद, शेख शकील और शहीम अहमद।
ये वो 11 नाम हैं जिन्हें लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच से ये पता चला है कि अमरावती में उमेश कोहली की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी आतंकवादी साजिश थी और उसी साजिश के 11 किरदार अब जांच एजेंसी के जाल में फंस चुके हैं। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में यानी उमेश कोहली हत्या मामले में 11 आरोपी है जो कि तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट है। प्रमुख आरोपी इरफान खान, जिसने ये पूरी योजना बनाई थी, उद्देश्य था कि लोगों में खौफ पैदा हो और इसीलिए रात के वक्त इस प्रकार की ये हत्या की गई। एनआईए की चार्जशीट में क्या है? एनआईए ने 5 महीने की मेहनत, 170 गवाहों की पड़ताल, दर्जनों सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के सहारे की गई तफ्तीश के बाद ये चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जो 5 बड़ी बातें हैं उसके मुताबिक उमेश कोहली की हत्या साजिश के साथ रची गई एक आतंकवादी वारदात थी। इरफान खान नाम का आरोपी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो इरफान खान तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है। हत्या से एक दिन पहले हत्यारों के गैंग की गौसिया हॉल में एक मीटिंग हुई थी और वहीं प्लान बना था कि उमेश कोहली की हत्या की जाएगी। आतंकवादी गैंग का मकसद उमेश कोहली की हत्या करके समाज और देश में दहशत फैलाना था। आतंकवादी गैंग ने सरतन से जुदा नारे से प्रेरित होकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी कौन है? जांच एजेंसी की तफ्तीश में पता चला है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान नाम का युवक है। इरफान खान के बारे में पता चला है कि वो तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है और अमरावती में इसने एक एनजीओ के जरिए लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की थी। इरफान खान का नाम यही आरोपी उमेश कोहली की हत्या से 10 दिन पहले अमरावती के स्थानीय पुलिस थाने पहुंचा था। तब उसके साथ मुशफिक अहमद और तबलीगी जमात के कुछ दूसरे सदस्य मौजूद थे। इन लोगों ने बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। तब पुलिस ने एक ही केस में मल्टीपल केस दर्ज करने से मना किया था। कैसे रची हत्या की साजिश? एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर इरफान खान ने अपने गैंग के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय की बैठक बुलाई थी। इसके बाद पुलिस ने सबको समझाया था कि उस मामले में पहले से ही केस दर्ज हो चुका है, इसलिए एक ही गुनाह की शिकायत के लिए मल्टीपल एफआईआर नहीं की जा सकती। लेकिन इरफान खान और उसका गैंग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसी बीच उमेश कोहली ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक व्हाट्सएप पोस्ट डाला। इसके बाद उमेश कोहली की हत्या से एक दिन पहले आरोपियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। अमरावती के गौसिया हॉल में हुई इस मीटिंग में उमेश कोहली की हत्या का फैसला किया गया। उसी वक्त हत्या के लिए गैंग डिसाइड हुआ। उसी मीटिंग के बाद उमेश कोहली के अलावा 3 और लोगों को इस गैंग ने धमकी दी थी। फिर 21 जून की रात जैसे ही उमेश कोहली अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे तो रात करीब 10 साढ़े 10 बजे बीच सड़क पर 2 बाइक सवार हत्यारों ने धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया था। इस घटना के बाद कई जगहों पर दंगे जैसे हालात हुए थे और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के दर्जी की भी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल एनआईए ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ यूपीए के अलावा आईपीसी की धारा 302, 341, 506, 201, 153A और 120B के तहत चार्जशीट दायर की है। एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि उमेश कोहली की हत्या कट्टरपंथी विचारधारा के तहत समाज में दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। अमरावती से विद्या के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। देखिए 21 जून को अमरावती में जब उमेश कोहली की हत्या हुई थी तो पहले इसे पैसों के लेन देन में हुई वारदात के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन जब पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जुलाई महीने से इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस तफ्तीश में हत्या के आरोपियों का तबलीगी जमात से सीधा कनेक्शन सामने आया है। एनआईए की चार्जशीट पर तबलीगी जमात की तरफ से क्या कुछ बयान आता है वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने इसे बड़े खुलासे पर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए जरा। हमारे साथ अमरावती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है नवनीत राणा। मैम, जो एनआईए की चार्जशीट है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या अभी जो भी चार्जशीट आई है, हैव यू सीन इट, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें यही बताती हूँ आपको
कि जब हमने ये आवाज़ उठाई थी तो हमारे जो अमरावती के सीपी और महाविकास आघाड़ी इसे कुछ और डायरेक्शन दे रही थी, और जब ये अलग डायरेक्शन ये दे रही थी कि ये चोरी का मामला है, और जब ये चोरी का मामला बताया तो हम जाके उनके परिवार से मिले, उनके भाई से मैंने कांटेक्ट किया, फ़ोन पे बात किया कि ये क्या इंसिडेंट, आपको क्या लगता है ये कहीं इनकी दुश्मनी थी, कहीं किसी से राइवली थी इनकी, जो इस तरीके से उनको मार दिया गया। तो उन्होंने बोला कि वो एकदम सिंपल सादे सरल व्यक्ति थे कुल्ले, तो उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब ये चीज़ हमें पता लगी और उसके बाद इमीडिएटली उदयपुर में जो टेलर के मार दिया गया, जब वो इंसिडेंट इतनी स्पीडली बाहर आया, तब जाके फिर मैं अमरावती में उनके परिवार से मिली, और इमीडिएट जब मैंने उनसे बात करने के बाद इमीडिएट गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को ये निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जब जैसी जांच होने लगी तो 1 by 1 वो क्रिमिनल पकड़े जाने लगे। मुझे लगता है ये सब प्यादे हैं, पर इनका जो प्रमुख है, जो ये देश में उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके ये हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की एक पोस्ट वायरल करने पे इतना बड़ा क्राइम करके किसी की व्यक्ति की जान लेना, तो मुझे लगता है ये जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं, इनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सीधा फांसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा विचार अपने सपने में भी नहीं ला सके। फंडामेंटल बेसिस इसकी अगर बात की जाए, अगर ये ब्रेन वॉशिंग की आप बात कह रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारे नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेस किया, हमारे महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है। बिल्कुल, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में, इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है, इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ है, तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पर काम कर रहा है तो, पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी, अब वो वक्त नहीं रह गया जब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी। और आज हालात ये आ चुके हैं कि भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब देश की इकोनॉमी का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं, और खास बात है कि इनका इस्तेमाल मेट्रो शहरों से ज्यादा टियर 2 शहरों में हो रहा है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अगले 1 दशक से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी में बड़ा उछाल आ सकता है। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में कोरोना के बाद से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केवल ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि ट्रेन टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद लोग ले रहे हैं। इसकी एक वजह भारत में सस्ते स्मार्टफोन का आगाज और सस्ता डेटा भी है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि इस ऑनलाइन दुनिया ने इतनी सहूलियतें मुहैया करा दी हैं कि लोगों के लिए लंबी लाइनों से लेकर हर काम के लिए घर से बाहर निकलने की बंदिशें खत्म सी हो गई। ऐसे में इस चलन के आगे भी बढ़ते रहने का अनुमान है, जिसके असर से रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट ने यह दावा किया है कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेन देन की संख्या मौजूदा 35 करोड़ से बढ़कर 2030 तक 70 करोड़ पहुंच सकती है। ये आंकड़ा ई कॉमर्स, खरीदारी, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के अलावा ओटीटी समेत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेन देन की कुल संख्या है। रिपोर्ट के मुताबिक किफायती स्मार्टफोन और सस्ते डेटा की वजह से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ये लेन देन भी केवल 4 से 4.5 करोड़ लोग करते हैं। जाहिर है, जब ट्रांजैक्शन में तेजी आएगी और ज्यादा लोगों की पहुंच तक ऑनलाइन खरीदारी बढ़ेगी, तो फिर यह आंकड़ा 2030 तक दोगुना होने का अनुमान सटीक बैठने की पूरी संभावना है। रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के मुताबिक लेन देन दोगुना होने के साथ ही खर्च में भी भरपूर इजाफा होगा, जो 2030 तक $400 अरब के ऑनलाइन खर्च के आंकड़े को छू सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा डिजिटल ग्राहक टियर 2 शहरों से आते हैं। रेडसीर ने गेमिंग को सबसे तेजी से उभरता हुआ मार्केट बताया, जो ई कॉमर्स के बाद यूजर्स के मामले में दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक
2022 में भारत के 45 करोड़ गेमिंग यूजर्स थे और गेमिंग मार्केट में 2026 तक पेड गेमर्स की संख्या मौजूदा 11 करोड़ के मुकाबले 33% बढ़ने का अनुमान है। ये यूजर्स देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और रमी, पोकर जैसे गेम्स पर पैसा खर्च करते हैं। भारत में ऑनलाइन दुनिया के बढ़ते चलन की वजह से भारतीय औसतन 7.3 घंटे रोजाना अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। इस दौरान भारतीय सोशल मीडिया, यूट्यूब, ओटीटी कंटेंट को देखने में समय जाया करते हैं। रेडसील के मुताबिक इस ग्रोथ में तेजी की मानगी यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के साथ देखी जा रही है। लोगों के पास पेमेंट करने के आसान साधन हैं और अब ऑफलाइन वॉलेट पर ऑनलाइन वॉलेट भारी होता जा रहा है। आदित्य के राणा, आज तक। भारत में महिलाओं की लीडरशिप वाले स्टार्टअप्स में गूगल इंडिया बड़ी रकम निवेश करने की तैयारी में है। गूगल ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि वो उन स्टार्टअप्स में निवेश करेगा जो अभी शुरुआती फेज में है। इसके पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी कहा था कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम निवेश के लिहाज से बेहतरीन विकल्प है। भारत के स्टार्टअप सेक्टर के बढ़ती ताकत की वजह से कई विदेशी निवेशक भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। निवेश के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब गूगल ने उठाई है। गूगल इंडिया के मुताबिक कंपनी 75,000 करोड़ रुपए के भारत डिजिटाइजेशन फंड के जरिए महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स में निवेश पर फोकस करेगी। इससे पहले कंपनी ने इंटरनेट को किफायती बनाने के लिए 2020 में भी करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के जरिए कंपनी ने जियो में 7.73% हिस्सेदारी $4.5 अरब में खरीदी थी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल में 1.2% हिस्सेदारी $700 मिलियन में खरीदी थी। गूगल इंडिया आईजीएफ निवेश के हिस्से के तौर पर महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप पर खास फोकस करने के साथ ही शुरुआती फेज की कंपनियों का सपोर्ट करेगा। जानकारों का मानना है कि इससे भारत में स्टार्टअप की ग्रोथ में तेजी आने की भरपूर संभावना है। कॉन्सेप्ट और एथिक्स पर निर्धारित स्टार्टअप्स और बिजनेसेस में हमेशा सफलता होती है। ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का फायदा कंज्यूमर्स के साथ साथ निवेशकों को भी रहता है। ऐसे कई भारतीय यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें महिलाएं फाउंडर्स हैं। आज की तारीख में भारत की ये सफलता देखते हुए कई निवेशकों की नजर भारत पर गड़ी हुई है। इसके साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था कि दुनिया भर में इस समय माइक्रो इकोनॉमिक मुश्किलों का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये स्टार्टअप शुरू करने का बेहतरीन मौका है। There is no better time to do a startup than the current moment, even though we are working through a macroeconomic moment like this. Companies like Google were created in moments of a downturn. So I think, I'm very bullish about it over time. पिछले एक साल में यहाँ करीब 15,000 नई स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इस समय जब कहा जा रहा है कि बड़ी स्टार्टअप्स को फंडिंग जुटाने में मुश्किल हो रही है, मेरा मानना ये है कि जो स्टार्टअप फंडामेंटली फोकस है यूनिट इकोनॉमिक्स पे और जो कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सस्टेनेबली एक सॉल्यूशन दे सके, ग्रो कर सके, उस स्टार्टअप के लिए कोई भी दौर बहुत अच्छा दौर है। सुंदर पिचाई का कहना है कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम समय के साथ काफी मैच्योर और मजबूत हुआ है। गूगल भी अब इंडिया बेस्ड स्टार्टअप्स में निवेश कर रहा है। गूगल ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए $3 मिलियन के फंड का ऐलान किया था, जिसमें से 1/3 महिलाओं के लिए दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।